चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। आज की जो हमारी क्लास है वो मॉडल पेपर फर्स्ट है फॉर ग्रुप 5 एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है एमपी ग्रुप 5 के लिए, फरवरी में एग्ज़ाम है आपका 2025 में ही, इसी साल आपका पेपर होने वाला है। जिनका जो भी लोग ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैंने चैनल पर कुछ मेंबरशिप क्लासेस है जो ज्वाइन करवाई थी, तो उनको क्लासेस इस तरीके से दी जाएंगी जैसा मैंने कहा था कि आपको टोटल 10 से 12 क्लासेस होंगी, तो वो सभी क्लासेस आपको डिलीवर करवाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये होगी कि जो नॉन मेंबर्स होंगे उनको इन क्लासेस का एक्सेस 24 से 48 घंटे के बाद है जो मिल जाएगा, बट जो मेंबर्स हैं उनको ये क्लास है जो पहले मिलेगी कंपेयर टू अदर्स के। तो जो भी लोग ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूं कि आपको जितने भी ये क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, इन क्लासेस के पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर जो जीएमसी, एमपी ग्रुप 5 और व्यापम ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उन सभी के आपको पीडीएफ में पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। पेपर्स में आपको टोटल 17 पेपर होंगे और नाउअडेज अभी प्राइस है जो बहुत ही हाफ कर दी गई है, 150 रुपीज़ में आपको टोटल 17 पेपर अवेलेबल हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरकैलेमिया। तो कौन सी ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया के लिए रिस्पॉन्स है जो मैनेज करने में हेल्प करेगी। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है जब हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल है यदि उससे कम होता है, क्या है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल से कम होता है तो हाइपो, और ज़्यादा होता है तो हाइपर। ऑप्शन में आपको एसी इनहिबिटर्स, लूप डायरेटिक्स, इंसुलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जो ड्रग देंगे हम वो होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो ड्रग दी जाती है मोस्ट ऑफ दी वो होती क्या, एसीई इनहिबिटर्स। क्या है, एसीई इनहिबिटर्स। अब जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल हम बात करें हमारे शरीर में वो होता है 3.5 टू 5.6 mmol पर लीटर, MEQ पर लीटर और MOL पर लीटर। तो यहाँ पर यदि पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मतलब 5.6 या 6 तक पहुँच जाए, तो बिलो मतलब 3.5 से, तो यदि ज़्यादा हो रहा है तो हम कौन सी ड्रग देंगे यहाँ पर, एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप कब होती है, ज़्यादातर या तो कुछ किडनी में प्रॉब्लम्स चल रही हो या बीपी वगैरह हाई हो रहा हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शनिंग, यदि मरीज को कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शनिंग की जा रही है तो एज अ नर्स आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, किस कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या फिर हाइपरकैलेमिया या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यदि गैस्ट्रिक सक्शनिंग की जा रही है, क्या है, गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है, क्या है, कंटेंट ऑफ स्टमक है, उसको रिमूव किया जा रहा है सक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर जिस चीज़ को आप मैनेज करेंगे या फिर मॉनिटर करने का काम करेंगे कि जो कॉम्प्लिकेशन मतलब गैस्ट्रिक सक्शनिंग के कारण जो फ्लूइड वगैरह है वो सब बाहर निकाला जाएगा, वो जो भी मटेरियल गैस्ट्रिक में स्टमक में है उसको बाहर निकाला जाएगा। अब यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो वो होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में होगा क्या कि जो पीएच है, नॉर्मल हमारे जो पीएच होगा 7.45, इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर या तो गैस्ट्रिक सक्शनिंग के कारण हो सकता है या फिर किसी किसी को यदि ज़्यादा लूज मोशन या डायरिया का केस वगैरह होता है उसमें भी एल्कलोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर यदि जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ेगी गैस्ट्रिक सक्शनिंग के कारण, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। जो हमारे शरीर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू होती है जो ब्लड की होती है कितनी, 7.35 टू 7.45, लेकिन यदि एल्कलोसिस के केस में हम बात करें तो ये बढ़ जाएगा, और एसिडोसिस के केस में बात करें तो क्या होगा, बिलो 7 जाएगा। तो यहाँ पर बिलो यदि जो ज़्यादा जाता है मतलब क्या हो रहा है, एल्कलाइन नेचर हो रहा है, तो एल्कलाइन नेचर मतलब एल्कलोसिस। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो
पीएच वैल्यूज़ दी जा सकती हैं एल्कलोसिस के लिए, एसिडोसिस के लिए। आपको फाइंड आउट करने को भी कहा जा सकता है कि एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, दोनों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपर फॉस्फेटेमिया यूजुअली कॉजेज आर रेसिप्रोकल ड्रॉप इन। तो हाइपर फॉस्फेटेमिया के कारण क्या और है जो डिस्टर्ब हो सकता है? सीरम क्लोराइड, सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम या फिर सीरम सोडियम। फॉस्फेट और कैल्शियम का कनेक्शन आपने बहुत पढ़ा है, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हाइपर फॉस्फेटेमिया होता है तो इसके कारण और कौन सा जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे? मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा कि कैल्शियम होगा? तो फॉस्फेट का जो सीधा सीधा रिलेशन होता है वो होता है कैल्शियम से। किससे? कैल्शियम से। तो यहाँ पर क्या डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे? कैल्शियम के। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है फॉस्फेट का हमारे ब्लड में, फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? बिलो 4.5। क्या है? बिलो 4.5। लेकिन जब ये ज़्यादा जाएगा, फॉस्फेटेमिया का मतलब फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 4.5 mg/dl से ज़्यादा जाएगा। और ये होगा कब? या तो जब किडनी में समस्या हो, या फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो, या एसिडोसिस हो। अब वो मेटाबॉलिक हो सकता है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। तो ऐसे केस में, हाइपर फॉस्फेटेमिया के केस में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? डाउन होगा। क्या होगा? डाउन होगा। और जो डायग्नोसिस जब बनता है तो जनरली यदि कैल्शियम का लेवल, हाइपर फॉस्फेटेमिया के कारण कैल्शियम का लेवल डाउन होता है, तब मरीज में टेटेनी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। किसके? हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया का जो मेन प्रॉब्लम डेवलप होती है वो फिर क्या होती है? टेटेनी। मतलब पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? आर्च शेप में है जो अकड़ सकती है। बोन्स, पूरी हड्डियां हैं जो हमारे शरीर की क्या हो सकती हैं? वीक हो सकती हैं, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं हड्डियों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस। तो यहाँ पर डायबिटिक इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर डेस्मोप्रासिन, डोपामाइन, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स या फिर नॉरएड्रेनालिन। तो नॉरएड्रेनालिन को इमरजेंसी में एज एनाफ्लेक्टिक के तौर पर एपिनेफ्रिन को यूज़ किया जाता है, नॉरएड्रेनालिन को। तो यहाँ पर डायबिटिक इंसिपिडस में होता क्या है? जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है? डिस्टर्ब होगा। जैसे इंसुलिन डिस्टर्ब होता है किसमें? डायबिटिक मेलाइटस में। यहाँ पर इंसिपिडस है, मतलब इंसिपिडस का मतलब यहाँ पे क्या है? डेफिशिएंसी हो रही हो कौन से हार्मोन की? तो वो होता है क्या? वैसोप्रेसिन और एडीएच। और अब उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे काम कौन करेगा? डेस्मोप्रेसिन। क्या है? डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड अ नर्स मेक श्योर इन अवेलेबल इन द वार्ड व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन हेपेरिन थेरेपी। यदि आप अपने जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ पर यदि आपको कहा जाए कि आपके पास और कौन सी ड्रग होनी चाहिए यदि मरीज को हेपेरिन दी जा रही है, तब हेपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट है, इसी के जैसे वारफिन होता है, लेकिन हेपेरिन सेफ होता है प्रेगनेंसी में, बट वारफिन नहीं होता। वारफिन टेरेटोजेनिक इफेक्ट है जो कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर हेपेरिन यदि दी जा रही है तो हेपेरिन के साथ में आपके पास आपकी जो ट्रे है उसमें और कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल होनी चाहिए? प्रेलिडॉक्सिम, एन एसिटाइलसिस्टीन, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर लूप डायरेटिक्स। यदि हेपेरिन दी जा रही है और हेपेरिन के साथ ओवरडोज यदि हेपेरिन हो जाए या इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट भी कौन करेगा? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होगा? प्रोटामाइन सल्फेट, जो एज अ एंटीडोट की तरह काम करेगा। एंटीडोट का मतलब होता है यदि किसी ड्रग का आपके शरीर में ओवरडोज हो जाए तो उसके इफेक्ट के लिए क्या है जो आपके पास होना चाहिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। देखिए हेपेरिन वारफिन दोनों क्या हैं? एंटीकोआगुलेंट हैं, लेकिन हेपेरिन को IV दिया जाता है जबकि वारफिन को ओरली दे सकते हैं हम। हेपेरिन कभी भी आपकी ओरल है जो मतलब डायरेक्ट मुंह के थ्रू आपको एज अ टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में नहीं दी जा सकती हैं।
हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, इसीलिए यदि प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि एंटीकोगुलेंट दिए जाने हैं तब हेपेरिन सेफ साइड रहेगी, क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी बट वारफेरिन क्रॉस करेगी। और जब प्लेसेंटा को कोई भी मेडिकेशन क्रॉस करेगी मतलब वो सीधे जो फीटस है, बच्चा है गर्भ में, उसको हार्म है जो पहुंचा सकती है, तब वारफेरिन प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती है। यदि इमरजेंसी केस में एंटीकोगुलेंट दिया जाना है तब हेपेरिन है जो दिया जाता है, क्योंकि ये फास्ट एक्ट करेगा एज कम्पेयर टू वारफेरिन के। हेपेरिन का जो एलिमिनेशन है आफ्टर दैट, जब कोई भी मेडिकेशन आप लेंगे तो आपकी बॉडी में जो जो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करना है, मोड ऑफ एक्शन है, वो सब करने के बाद सभी चीज़ें जैसे हमारी बॉडी में जब आप खाना पीना खाते हैं डाइजेस्ट होके एज ए स्टूल फॉर्मेट में वेस्ट के तौर पे बाहर जाता है, वैसे ही हेपेरिन का एलिमिनेशन रीनली होगा, मतलब बाय किडनी होगा, यूरिन के थ्रू होगी। जबकि वारफेरिन का जो एलिमिनेशन है वो कहाँ से होगा? हेपेटिकली होगा। क्या है? हेपेटिकली होगा, मतलब लीवर के थ्रू होगा। तो यदि एंटीडोट की बात करें, यदि ओवरडोज होती है मेडिकेशन तो इनका एंटीडोट, जब भी कोई भी ड्रग दी जाती है तो उसका सेफर साइड के तौर पे हॉस्पिटल में आपकी ट्रे में उसका एंटीडोट अवेलेबल होना चाहिए। तो हेपेरिन के लिए क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट, जबकि वारफेरिन के लिए क्या होगा? विटामिन के या फिर फाइटोमेनाडियोन। नेक्स्ट है यहाँ पर, Which of the following kind of drug are designed to prolong the rate of absorption and duration of drug? तो यहाँ पर किस तरीके की जो ड्रग हैं, किस टाइप की ड्रग हैं जो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो, लंबे समय तक रहे, ड्यूरेशन उनका लंबा रहे, लॉन्ग टर्म तक वो काम करें। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, ड्रग इन कैप्सूल फॉर्म, कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन या फिर जेली फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। अब जैसे आपको कोई ड्रग दी जा रही है कि वो आपकी बॉडी में आपने आज ली, 6-7 दिन तक कंटिन्यू आपके शरीर में वो ड्रग काम करती रहे, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ड्रग ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग है लंबे टाइम के लिए रहे, लेकिन एक सिंगल फॉर्मेट में रहे। तो कोटेड टैबलेटें काम नहीं कर सकती हैं न कैप्सूल फॉर्म में। इनका जो हम ये कह सकते हैं कि काम करने का तरीका है वो बहुत मे बी 2-3 घंटे में, कोई सी भी ड्रग आप लीजिए 2-3 घंटे में अपना काम स्टार्ट कर देती है। सिरप है वो भी फास्ट काम करेगी, टैबलेट भी करेगी। यदि आईवी रूट से कोई मेडिकेशन दे दी तो वो तो बिल्कुल सेकंड्स में काम कर जाएगी। आईएम के थ्रू भी कोई ड्रग देंगे जल्दी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर जो ड्रग लंबे टाइम के लिए है वो क्या होती हैं? कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन ड्रग। क्या है? कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन ड्रग। जैसे कोई जैसे माला डी हो गई, हार्मोनल टैबलेट हो गई, मोस्ट ऑफ दी केसेस में हार्मोनल टैबलेट का है जो इसी तरीके से काम होता है। तो इनको क्या कहा जाता है? कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन ड्रग। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो आप किस फॉर्मेट में यदि ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो पूरा 100% जाके एब्जॉर्ब होगी, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो पूरी 100% होगी। ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस। यहाँ पर जैसा मैंने जस्ट आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बताया कि कोई भी ड्रग आप जब ओरल लेते हैं, आईएम लेते हैं, आईवी लेते हैं, तो सबसे सेफ़र नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे सबसे फास्ट तरीके से काम करना, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वो होती हैं आईवी ड्रग। कौन सी? आईवी ड्रग कंपेयर टू अदर के। ओरल जो भी मेडिकेशन आप लेते हैं उनका 30-40% तो क्या हो जाता है? वेस्ट नहीं कहेंगे हम, उतना आपकी पूरा 100% तो आपको नहीं मिलेगा, 45 और 60% तक ही मिल पाता है। आईएम के थ्रू मिलेगी कंपेयर टू आईवी के, वो भी कम रहेगा। सबक्यूटेनियस में भी होगा, सबक्यूटेनियस में बहुत ही रेयर मेडिकेशन दी जाती है। आईवी सबसे कॉमन रूट है जिसमें पूरा 100% है जो मेडिकेशन आपको पूरी बॉडी में डायरेक्ट ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेरोसल कैविटी। ऐसी कौन सी कैविटी है जो सबसे लार्जेस्ट सिरस फ्लूइड पाया जाएगा? थोरेसिक, पेरिटोनियल, प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल कैविटी। कौन सी कैविटी है जो लार्जेस्ट सिरोसल कैविटी में कंसीडर होती है? तो यहाँ पर थोरेसिक नहीं होगा, मतलब जो आपका चेस्ट वाला एरिया है, बैक साइड जो प्लूरल है, यहाँ पर आपके लंग्स रहेंगे। क्या होंगे? लंग्स होंगे। पेरिकार्डियल भी नहीं होगा।
पेरिटोनियल कैविटी, जो एब्डोमिनल एरिया वाली कैविटी है आपकी पेरिटोनियल कैविटी, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरोसल कैविटी में कंसीडर होगी। जबकि सबसे छोटी की बात करें तो होगा माउथ। क्या है? माउथ। मतलब यहाँ पे सबसे कम अमाउंट में सीरस जो आपकी म्यूकस वगैरह है वो सब रहेंगे, फ्लूइड रहेगा। तो यदि सबसे ज़्यादा बात करें तो क्या होगा? पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट वन इज when a nurse teaches a client the importance of deep breathing exercise after a surgery, which of the following explanation is incorrect? यदि आप अपने पेशेंट को समझा रहे हैं जो गहरी सांसें खींचने वाली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो यहाँ पर सभी एक्सप्लेनेशन क्या है? सही है, बट किसी एक को छोड़कर वन यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन में है आपको surfactant lower the surface tension in the alveoli, atelectasis does not happen in post-operative period, deep breathing promotes surfactant secretion, surfactant reduce the amount of pressure needed to inflate the alveoli। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने से जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, डीप ब्रीदिंग है जो सरफेक्टेंट सीक्रेशन को भी बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा। और जब ये सरफेक्टेंट जो क्या होंगे, इनका अमाउंट रिड्यूस होगा तो जो एल्वुलाई इन्फ्लेट हो रही डिफ्लेट होती हैं उनको हेल्प करेगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सब कुछ होगा, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एटेलेक्सेसिस है जो सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमन है जो कंसीडर किया जाता है। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है क्या है? लंग्स का कोलैप्स होना। लंग्स कोलैप्स होना मतलब लंग्स का सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर ये सबसे कॉमन है जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर सर्जरी के बाद जो यदि कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है तो वो सबसे कॉमन होता है एटेलेक्टेसिस, मतलब लंग्स का सिकुड़ना और लंग्स का कोलैप्स होना। अब या तो एक लंग्स या लंग्स का कोई एक सिंगल लोब है जो कोलैप्स हो सकता है, राइट साइड का, लेफ्ट का, पूरे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये सबसे कॉमन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि गलत पॉइंट इनमें से क्या होगा? गलत पॉइंट क्या होगा कि एटेलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बट इन रियल फॉर्म। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद लंग्स का सिकुड़ना और लंग्स का कोलैप्स होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ नर्स इज टीचिंग अ स्टूडेंट नर्स रिगार्डिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड एंड मर्मर, वेयर शुड द स्टूडेंट नर्स ऑस्कल्टेट फॉर द आउटिक वाल्व। यहाँ पे आउटिक वाल्व कहाँ पर एज ए स्टूडेंट नर्स है जो आप जो सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम में, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, या फिर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकल लाइन। तो यहाँ पर आपको आउटिक वाल्व का साउंड है जो जब आपको मरमर का साउंड सुनाई दे रहा है, हार्ट साउंड क्या है ऑस्कल्टेशन के दौरान मरमर साउंड आ रहा है, हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं, बट आउटिक वाल्व का साउंड है जो आप कहाँ पे सुनेंगे, वो होगा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। राइट साइड का जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, क्या राइट साइड का सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पर आपको क्या सुनाई देगा? आउटिक वाल्व का साउंड। Next is, what would be an appropriate expected outcome for the goal? Client will be able to self administer insulin। तो यहाँ पे आपको एज अ नर्स है जो बताना है, यदि आपने प्लानिंग कर रखी है नर्सिंग केयर प्लान से रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन है आपको कि क्लाइंट विल बी एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन, मतलब आपको लगता है कि क्लाइंट आपका जो इंसुलिन अपने से लगा सकता है। Nurse will demonstrate administration of insulin injection. Client will demonstrate the correct technique for self-administration of insulin injection in 3 days. Client will understand how to give insulin, या फिर client will receive insulin injection every day। अब आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि आपका क्लाइंट इंसुलिन है जो सबक्यूटेनियस दिया जा रहा है वो कैसे लगाएगा? तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद भी लगाएगा या नहीं, ये श्योरिटी नहीं होगी, ये श्योरिटी नहीं होगी कि वो अपने से इंजेक्शन लगा पाएगा इंसुलिन का या नहीं। तो ये पॉइंट तो आपका नहीं होगा फर्स्ट। फिर एक क्लाइंट विल अंडरस्टैंड हाउ टू गिव इंसुलिन, समझना तो सबके लिए, लेकिन घर पहुंच के बन रहा नहीं बन रहा वो अलग बात है। फिर एक क्लाइंट विल रिसीव इंसुलिन इंजेक्शन एवरी डे, क्लाइंट रिसीव कर रहा है लेकिन उसने खुद से नहीं लगाया है,
तो ये चीज़ भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, क्लाइंट विल डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट टेक्निक फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन इन 3 days। आपका क्लाइंट आपको 3 दिन तक, यदि आप जो गोल बनाते हैं कि मरीज़ इंसुलिन लगा सकता है, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है, तो मरीज़ आपको 3 दिन तक सही टेक्निक से अपने आप को इंसुलिन लगा के बताएगा। तब ये आपका आउटकम है जो निकल के आएगा कि यस पेशेंट है जो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन से भी आपका कंफर्म नहीं होगा, ना ही यहाँ पर मरीज कह दे कि हाँ आ गया समझ में, इससे भी नहीं होगा। यहाँ पर सही पता कैसे चलेगा, वो पता आपको चलेगा कि जब मरीज़ 3 दिन तक आपको कंटिन्यू इंजेक्शन एडमिनिस्टर करके दिखाए। नेक्स्ट वन, Miss Rani, 25-year-old, has been diagnosed with bronchial asthma. Which of the following is the nursing diagnosis that will be of high priority to provide nursing care? यदि कोई 25 साल की क्लाइंट है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस हुआ है, अस्थमा में क्या होगा, स्पाज्म होगा पूरे जो एयरवे है आपका उसमें। अब इस स्पाज्म को डायलेट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स दिए जाते हैं ताकि आपकी सांसें अच्छे से जाएं। तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आपका हाई प्रायोरिटी में होगा? Ineffective airway clearance related to excessive secretion, disturbed body image related to feeling of inadequacy, anxiety related to hospitalization of risk for impaired skin integrity। तो ना यहाँ पर आपका डर, ना आपकी स्किन की आप कैसे दिख रहे हैं, ना आपकी बॉडी इमेज। जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा, जैसे मैंने आपको हर एक क्लास में कहा है कि जब भी आपके सामने अस्थमा का मरीज आए तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी बॉडी डिस्टर्ब नहीं देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है, कैसी स्किन हो रही है या क्या डर लग रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी एयरवे को क्लियरेंस करना। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका डायग्नोसिस बनेगा वो क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन। जब आपके पेशेंट की सांसें ही रुक जाएंगी तब आप उसकी स्किन देखेंगे कि डर की एंजाइटी कुछ भी नहीं काम में आएगा। तो सबसे पहले उसकी सांसें बचाना है, तो क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन। तो ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है अस्थमा में, क्या होगा? ब्रोंको स्पाज्म होगा। स्पाज्म के लिए डायलेटर देंगे, लेकिन जब स्पाज्म होता है तो एक्सेसिव सीक्रेशन के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। किसी किसी को अस्थमैटिक अटैक आते हैं, तो उस दौरान आप मरीज को, यदि उनके पास उनका इन्हेलर नहीं है, तो इन केस इमरजेंसी केस में मरीज की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर इनफेक्टिव एयरवे मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस होगा। दूसरा, आप एंजाइटी रख सकते हैं। तीसरा है जो स्किन इंटीग्रिटी या बॉडी इमेज को लेके हो सकता है, बट फर्स्ट आपका हमेशा क्या होगा? एयरवे क्लियरेंस। नेक्स्ट वन इज, a nurse reads the following list of nursing diagnosis on a client's plan of care. Which of these is written correctly as a nursing diagnosis? तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप नर्सिंग डायग्नोसिस केयर प्लान के लिए बनाते हैं, तो कौन सा है जो सही से लिखा है? एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज बाय नर्सिंग स्टाफ, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन इन द राइट लेग, या फिर एक्यूट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सही डायग्नोसिस है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ डायग्नोसिस क्या होगा। अब आपके लिए यदि आपको क्वेश्चन आते हैं ग्रुप 5 में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना क्या है कि जो नंदा डायग्नोसिस है, हमारे नर्सिंग में सबसे बेस्ट डायग्नोसिस किसको माना जाता है? नंदा डायग्नोसिस को। नंदा को आपको पूरा पढ़ लेना है। आपको किसी भी फंडामेंटल की बुक में ये फर्स्ट पेज पे अवेलेबल हो जाएंगे नंदा डायग्नोसिस। तो अब यहाँ पर एज पर दैट आपका जो सही पॉइंट बनेगा वो कौन सा होगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज बाय नर्सिंग स्टाफ। यहाँ पे पूरा है जो कंसीडर किया गया है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, कहाँ दर्द हो रहा है वो एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं कही गई है। ना यहाँ पर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी को लेके भी पॉइंट सही है, ना एमआई को लेके है। तो यहाँ पर जो सही डायग्नोसिस आपका बन रहा है, करेक्टली लिखा हुआ है, वो आपका क्या होगा? इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज बाय द नर्सिंग स्टाफ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ सब्जेक्टिव डेटा? इनमें से सब्जेक्टिव डेटा क्या है?
एक होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है वो। सब्जेक्टिव मतलब है जो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है, जो सब्जेक्टिव डेटा होगा। क्लाइंट रेट्स पेन एज 4 आउट ऑफ 10 इन द न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, गेट स्लो एंड स्टेडी, पेशेंट BP is 140/90 mm of Hg, माई फादर हैज़ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग फॉर द लास्ट 3 days। अब यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या होगा सब्जेक्टिव डेटा को लेके। सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव साइन और ऑब्जेक्टिव साइन है जो बताए जाते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो डेटा हैं, तो सब्जेक्टिव का मतलब है जो आपने जो चीज़ चेक करी, जो चीज़ आपका पेशेंट है जो आपको बता रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, वो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव में जाएंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा आपका, क्लाइंट रेट्स पेन एज 4 आउट ऑफ 10 इन द न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। दर्द के लिए जो आप पता करते हैं, क्या है, दर्द के लिए जो आप पता कर रहे हैं स्केल के थ्रू आपका मेज़र हो रहा है, वो क्या होगा, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। जो एक आपने स्केल देखी होगी पेन के लिए, कम फेस बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है, वो यहाँ पर 10 तक है जो मार्किंग होती है इसकी। पेन रेट यहाँ पर क्या है, 10 में से 4 आया है। कितना है, जो मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं तो उसमें से कितना आया है, 4 आया है, वो आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा होगा। ऑब्जेक्टिव है जब आप पेशेंट से पूछेंगे, एक तरीके का असेसमेंट होगा, जो भी चीज़ें वो बताएगा वो हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को लेके चीज़ें बताई गई हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो अपकमिंग एग्जाम में। सब्जेक्टिव में क्या कह रहा है मरीज, आई फील वीक ऑल ओवर व्हेन आई एक्सर्ट माई सेल्फ। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें ऑब्जर्व करी गई हैं वो क्या है, BP आया आपका, एपिकल पल्स हो गई, स्किन कैसे दिख रही है, जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हो जाएंगी। क्लियर है। और जो चीज़ें आपका क्लाइंट आपको बता रहा है बट जो चीज़ें आपने देखी हैं वो होगी। आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, लंग साउंड, जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है वो चीज़ें होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज while interviewing a client for collecting data, what does the nurse do if the client is extremely anxious about an impending procedure। तो यहाँ पर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट का आप डेटा कलेक्ट करते हैं, मरीज आपका बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस प्रोसीजर को लेके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गैदर कॉम्प्रिहेंसिव डेट इन आ सिस्टमेटिक मैनर, मेक द इंटरव्यू जनरल, गैदर ओनली एसेंशियल डेटा एंड मीट द इमीडिएट नीड, आस्क फॉर नॉन थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन। तो यदि मान लीजिए आपके पेशेंट की कोई सर्जरी वगैरह होना है, लेकिन आप उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मरीज आपका बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उस प्रोसीजर को लेके, तो आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में डेटा कलेक्ट करेंगे कि उसका जनरल इंटरव्यू लेंगे, कि उससे आप जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जो प्रोसीजर होना है उसके लिए ज़रूरतमंद है वो बस कलेक्ट करेंगे, कि जो चीज़ों से उसको डर ना लगे उसके इधर उधर की चीज़ें पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका एज अ नर्स है जो आपकी ड्यूटी होती है, कोई भी इम्पेंडिंग प्रोसीजर होना है, मरीज़ की सर्जरी होनी है या कुछ भी होना है, तो ऐसे केस में यदि जब मरीज़ आपका डर रहा है तो आपको क्या करना है, जो एसेंशियल डेटा है और जो आपको इमीडिएटली उसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो डेटा आपको सबसे पहले कलेक्ट करना है। इधर उधर की बातें उससे नहीं करनी है, ना उसको और डराने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि मरीज का जो भी प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग पूरा डेटा कलेक्ट करना है आपको। आफ्टर दैट डेटा आप कलेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट जिन जिन चीज़ों की ड्यूरिंग द सर्जरी या ड्यूरिंग द प्रोसीजर ज़रूरत पड़ सकती है उन चीज़ों के बारे में पूछना है। तो यहाँ पर बाकी इधर उधर की अटरम सटरम बातें उससे आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स इन द प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में एज अ नर्स है जो आपका रोल क्या होगा, परफॉर्म फोकस्ड असेसमेंट, validates and organize the data, identifies human response to actual or potential health problems, या फिर develop a course of action with regard to client's health status।
जब भी नर्सिंग प्रोसेस में जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या होगा आपका? फोकस्ड असेसमेंट करना, कि सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करना जो डेटा लिया है, और यहाँ पर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। अब यहाँ पे आपका ये देखिए जो 3 पॉइंट हैं उनका जो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है वो 4th पॉइंट है कि कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी हैं। डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ओनली डेटा बस असेस नहीं करना है, ना उसको अरेंज करना है, ऑल ओवर सभी चीज़ों के बारे में करना है आपको, तो वो क्या होगा? डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग मॉडल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा कलेक्टेड। तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग मॉडल है जिसमें डेटा कलेक्शन के लिए पूरे ऑर्गेनाइज करने को कहा गया है? ऑरेंज सेल्फ केयर मॉडल, बॉडी सिस्टम मॉडल, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, या फिर हेड टू फुट मॉडल। तो किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है ऑरेंज की सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी में। किसमें? सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी में। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? जो आपकी ज़रूरतें हैं उनके लिए है। क्या है? जो आपकी ज़रूरतें हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनके लिए है। लेकिन किसी भी डेटा को जो कहा गया है वो क्या है? ऑरेंज की सेल्फ केयर थ्योरी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फेब्राइल एडोलेसेंट विजिट द आउट पेशेंट यूनिट विथ अ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉल circumscribed elevation of the skin smaller than 0.5 centimeter and filled with serous fluid on the back and abdomen. What type of skin lesion would the nurse document it is? तो यहाँ पर एक पेशेंट है, बुखार है उसको, फिब्राइल एडोलेसेंट का मतलब है बच्चे की उम्र 10 से 19 साल के बीच हो सकती है, ओपीडी गया है, हाई फीवर है, साथ ही साथ उसकी स्किन पर छोटे छोटे 0.5 सेंटीमीटर के स्मॉल जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो यहाँ पर उसको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैक्यूल, पेप्यूल, अल्सर या फिर वेसिकल्स। तो ना तो ये मैक्यूल होंगे, ना पेप्यूल होंगे, ना अल्सर होंगे, होंगे वेसिकल्स। क्या होंगे? ये होंगे वेसिकल्स। अब ये आपको या तो कुछ इन्फेक्टेड एक तरीके से, जब फीवर है तो मतलब इन्फेक्शन ही है, लेकिन जब वेसिकल बनना स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो ये किसी ना किसी डिसीज़ के कारण आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप कंसीडर करेंगे? वेसिकल्स। क्या होंगे? वेसिकल। ये अल्सर नहीं होंगे, ना मैक्यूल पेप्यूल होंगे। नेक्स्ट वन इज कोआगुलेशन डिफेक्ट्स आर कॉमनली नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो थक्का जमने वाली प्रोसेस है, कोआगुलेटरी डिफेक्ट है, किस कंडीशन में डेवलप हो सकते हैं? रीनल फेलियर में, हेपेटिक फेलियर, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कोआगुलेटरी डिफेक्ट डेवलप कब होते हैं? जब जो आपके कोआगुलेशन वाले क्या हैं, एंटी कोआगुलेटरी फैक्टर्स क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। वो डिस्टर्ब होते हैं कब? जब आपको लिवर से रिलेट करती कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्या है? लिवर से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होंगे? हेपेटिक फेलियर में। किस में देखने को मिलेंगे? हेपेटिक फेलियर में। इंटेस्टाइन का और कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम या रीनल फेलियर का कोआगुलेशन डिफेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, जो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन हेपेटिक फेलियर का डायरेक्ट है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर अलाउज द पेशेंट टू टेक स्पॉन्टेनियस ब्रीथ अलॉन्ग विथ मैंडेटरी ब्रीथ। तो कौन सा वेंटिलेटर का मोड है यहाँ पर जो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ब्रीथ और यहाँ पर मैंडेटरी ब्रीथ के बीच का डिफरेंस है, जो एक तरीके से सांसें ले सकते हैं? असिस्ट कंट्रोल मोड होगा, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन होगा, कंट्रोल्ड मैंडेटरी होगा, या फिर प्रेशर सपोर्ट मोड होगा। वेंटिलेटर से है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिन भी लोगों ने जो लोग ड्यूटी किए हुए हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू वार्ड में, तो उन सबको उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनको हो सकती है। तो यहाँ पर होगा सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, जो कि वॉल्यूम कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन है, कितनी एयर लेनी है उस चीज़ पे है जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या होगा? होगा वेंटिलेटर विल डिलीवर अ मैंडेटरी नंबर ऑफ ब्रीथ। क्या है? कभी कभी आप है जो सांसें विदाउट वेंटिलेटर भी ले सकते हैं,
वो मोड यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो इनमें से कौन सा एनीमिया है जो यदि किसी को लंबे टाइम तक किडनी की बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, तो उसको हो सकता है माइक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक, नॉर्मोसाइटिक या फिर परनीसियस एनीमिया। परनीसियस और मेगालोब्लास्टिक का किडनी डिसीज से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो एनीमिया किडनी डिसीज के कारण हो सकता है वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाता है नॉर्मोसाइटिक। क्या है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया जनरली है जो क्या है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया देखने को कम मिलता है या तो वुमेन जिनकी उम्र मोर देन 85 ईयर से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 85 से ज़्यादा हो जाए। लेकिन कभी कभी ये जनरली कम एज वालों को या तो कुछ इस तरीके की ग्रोथ ऑफ सेल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, एनीमिया में सबको पता है आरबीसी डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जनरली किडनी फेलियर के कारण देखने को मिलेगा तो होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें जो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, इसमें जो आरबीसी हैं वो क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, नॉर्मल शेप साइज में होंगी, नॉर्मल कलर में होंगी। लेकिन यहाँ पर बनना क्या होती हैं, कम हो जाएंगी, क्या होंगी, कम होंगी। तो ये जनरली किडनी डिसीज़ के पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन। तो हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो कौन सी ग्लियल सेल्स हैं माइलिन शीथ बनाती हैं, जो नर्व फाइबर्स के ऊपर है जो माइलिन शीथ होती है उसको कौन सी ग्लियल सेल्स बनाएंगी, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स या फिर माइक्रोग्लियल सेल्स। कौन सी सेल से बनाने का काम करेंगी, जैसे हमारे ब्रेन की कवरिंग है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स क्या होती है, मैनिंग्स। क्या है, मैनिंग्स। वैसे ही नर्व फाइबर के ऊपर जो एक माइलिन शीथ होगी उसको रिलीज कोई ना कोई करेगा, तो वो है ग्लियल सेल्स। लेकिन उन ग्लियल सेल्स की कौन सी सेल्स हैं जो माइलिन शीथ, जो नर्व फाइबर है उनके ऊपर एक माइलिन शीथ बनाने का काम करेंगी, तो वो थी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब यहाँ पे आपको यदि नर्व या फिर नर्वस सिस्टम से आपको क्वेश्चन 3 या 4 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, बट आते भी हैं, तो नाउअडेज में बता दूं आपको कि जो सिलेबस है एज़ पर सिलेबस तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो आप डीप के क्वेश्चन ना तो आपकी रोसन विल्सन बुक से कंप्लीट हो पाएंगे, उसके लिए आपको या तो लिपिनकॉट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप एनाटॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन अपने एमपी ग्रुप 5 के लिए पढ़ रहे हैं या रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं तो रोस एंड विल्सन की बुक काफ़ी नहीं होगी आपको। लिपिनकॉट या फिर सॉन्डर्स की जो इंटरनेशनल बुक है उसको आप प्रेफर कीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपरली और डिटेल्ड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ साइन ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ होती किस में है, ओल्ड एज में। किस में होती है, एज जब ज़्यादा हो, अब 60 के बाद होना है जो। तो यहाँ पर अल्जाइमर्स का यहाँ पर फर्स्ट साइन क्या होगा, ओकेजनल इनकॉन्टिनेंस, मतलब कभी कभार बिस्तर में सूसू कर लेना, वेट करना, लॉस ऑफ इनिशिएटिव, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ड्रेस्ड, इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अल्जाइमर के इनिशियल स्टेज में होता क्या है कि पर्सन को किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सोचना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको भूलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो इनिशियल फर्स्ट साइन पूछा है, इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में क्या होगा, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। क्या होगा, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। वर्ड समझने में प्रॉब्लम होगी बट तुरंत जो स्टेज स्टार्ट हो रही है उसमें नहीं होगी। इवन डॉक्टर को भी पता करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अल्जाइमर्स वाले पेशेंट में। तो अल्जाइमर वाले में आपको शुरुआत लक्षण क्या होंगे, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन, विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो कौन सा है जो यहाँ पर नेफ्रॉन का कौन सा सेगमेंट है
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा? ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल? पीसीटी डक्ट, डीसीटी डक्ट, लूप ऑफ हेनले या फिर ग्लोमेरुलस? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं? वो होते हैं पीसीटी डक्ट, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन सीन इन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट? तो सबसे कौन सा है जो वायरल इन्फेक्शन है यदि रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को देखने को मिलेगा? किडनी ट्रांसप्लांट हुई है जिसकी, उसको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कोई सा भी जब ट्रांसप्लांटेशन होता है या तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं या फिर रिजेक्शन नहीं हुआ तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब इन्फेक्शन होने का चांस रहता है तो उसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है जो दी जाती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखें ताकि कोई और इन्फेक्शन है जो ना हो पाए। तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है पर्सन में तो जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है वो क्या होगा? हेपेटाइटिस नहीं होगा, ना रेट्रोवायरस, ना जीका वायरस। होने के चांसेस होते हैं हर्पीस ग्रुप के। किसके? हर्पीस ग्रुप के। नेक्स्ट वन, मोस्ट इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस? यदि पर्सन का पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है तो इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट क्या होंगे? यदि पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है तो ऑस्मोटिक यहाँ पे क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आइकोडेक्स्ट्रिन या फिर डिस्टिल वाटर? तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पर्सन के पेरिटोनियम में एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है उसको है जो क्लियर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर जब पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक एजेंट दिए जाते हैं वो होता है ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज, Mr. X is admitted to the hospital with a history of CKD. While performing the admission assessment, nurse noted an abnormal finding in the abdominal area. She identified an abdominal bruit. Why it is important to note abdominal bruit while performing physical examination of CKD patient? तो यदि एज अ नर्स आपके पास है जो CKD वाला पेशेंट आया है, क्या है? CKD वाला पेशेंट आया है तो यहाँ पर आप उसमें एब्डोमिनल ब्लड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर एब्डोमिनल ब्लड यदि देखने को मिल रहे हैं तो ये आप अपने उस पेशेंट की हिस्ट्री में क्यों लिखेंगे? बिकॉज साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड है, साइन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्टिब्रल टेंडरनेस है, साइन ऑफ न्यूरोपैथी है और साइन ऑफ रीडोवैस्कुलर डिसीज़ है। तो यहाँ पर जब भी पेशेंट को आप यदि चेक करते हैं तो यहाँ पर उसको क्या देखने को मिलते हैं? एब्डोमिनल ब्लड। जनरली ये सबस्टेंशियल, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि उठे हुए कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे रीनोवैस्कुलर डिसीज़ वाले पर्सन में। क्या है? रीनोवैस्कुलर वाले पर्सन में रीनल एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट आपका है, यहाँ पर CKD वाला पेशेंट है, CKD वाला पर्सन है, तो यहाँ पर ये आपके जो एब्डोमिनल ब्लड है ये जनरली किस कैटेगरी को क्लासिफाई करेंगे? या तो पर्सन का BP बड़ा होगा यंग एज में, कम उम्र में, या रीनोवैस्कुलर डिसीज़। तो यहाँ पर CKD डायरेक्ट कहा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? ये आपका साइन ऑफ रीनोवैस्कुलर डिसीज़। ये देखिए किस किस केस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एब्डोमिनल ब्लड, हाई BP यंग एज में हो जाए या फिर हाई BP इस तरीके से हो कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए सडनली, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, या फिर आर्टरीज नैरो हैं लेग की, ब्रेन की, आई कहीं की भी, जो मैंने आपको बताया कि एनेरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर CKD वाला मरीज़ है तो क्या होगा? साइन ऑफ रीनोवैस्कुलर डिसीज़। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज़ गॉट एडमिटेड टू कार्डियोलॉजी वार्ड विथ हिस्ट्री ऑफ क्रशिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर बिफोर एन आवर।
ही स्टिल फील्स टायर्ड एंड डिस्नेक विथ एक्टिविटी विच कार्डियक एंजाइम एनालिसिस वुड द नर्स सजेस्ट टू डू फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पर जो साइन आपके बताए गए हैं सभी, लेफ्ट साइड लेफ्ट अपर आर्म से जो पेन रेडिएट हो रहा है शोल्डर के यहाँ तक, तो यहाँ पर चेस्ट पेन भी हो रहा है, साथ में क्रसिंग चेस्ट पेन मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, साथ ही साथ उसको थकावट भी हो रही है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कौन सा कार्डियक एंजाइम चेक किया जाएगा? मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, CKMB मतलब क्रेटिनिन काइनेज हार्ट मसल्स के लिए होता है जो कि एक एंजाइम है, या फिर LDH लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक किया जाएगा मायोग्लोबिन। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है क्योंकि ये तुरंत है जो प्रॉपर तरीके से बता पाएगा कि यदि इसका लेवल हाई हुआ होगा मतलब ये हार्ट फेलियर, या फिर CKMB ट्रोपोनिन बाद में चेक किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मायोग्लोबिन है जो चेक किया जाएगा क्योंकि ये कार्डियक एंजाइम है जो प्रॉपर आपको फाइंड आउट कर पाएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आई थी या फिर कहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह है, वो सब चीज़ें। आफ्टर दैट चेक सभी किए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट कार्डियक एंजाइम एनालिसिस की बात की जा रही है तो होगा मायोग्लोबिन, क्योंकि उस टाइम पे इसकी एक्यूरेट है जो वैल्यू भी पता चलेगी और क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी पता चलेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कार्डिनल फीचर ऑफ स्क्लेरोडर्मा? स्क्लेरोडर्मा के कार्डिनल फीचर क्या हैं? स्किन थिकनिंग एंड टाइटनिंग, इन्फ्लामेटरी चेंजेस ऑफ स्केलेटल मसल, फाइब्रोटिक एंड डिजनरेटिव चेंजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, या फिर लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक लीजन। स्क्लेरोडर्मा की बात की जा रही है यहाँ पर। क्या है स्क्लेरोडर्मा? स्क्लेरोडर्मा में होता क्या है कि कोलेजन का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर स्किन कैसी देखने को मिलती है? थिक होगी, हार्ड होगी। क्या होगी? थिक होगी, हार्ड होगी और टाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? स्क्लेरोडर्मा का जो कार्डिनल फीचर होंगे वो क्या होंगे? स्किन टाइटनिंग, थिकनिंग, साथ ही साथ आप यहाँ पे ये जो स्क्लेरोडर्मा के कुछ साइन हैं, क्या है? कुछ साइन होते हैं वो कहलाते हैं क्रेस्ट साइन। क्या है? क्रेस्ट साइन। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ कि जो इनिशिएटेड जो लिमिटेड सिम्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? क्रेस्ट साइन इन स्क्लेरोडर्मा। C रिप्रेजेंट आपका करता है किसके लिए? कैल्सिनोसिस मतलब कैल्शियम का डिपॉजिट होना। कैल्सिनोसिस का मतलब होगा कैल्शियम डिपॉजिट होगा जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे हार्डनिंग होगी। दूसरा होता है रेनॉल्ड फिनोमिना, जो आपने रेनॉल्ड सिंड्रोम पढ़ा है वो हो जाता है आपका। फिर आपका आता है ईसोफेगल डिस्फंक्शन मतलब GERD। यहाँ पर आपको GERD की कंडीशन देखने को मिलेगी ज़्यादा एसिड के कारण। स्क्लेरो एसिडिटी मतलब थिकनिंग और टाइटनिंग देखने को मिलेगी फिंगर और हैंड्स के यहाँ पर। T रिप्रेजेंट यहाँ पे आपका क्या करेगा? डायलिटेशन ऑफ कैपिलरीज कॉसिंग रेड मार्क्स ऑन सरफेस ऑफ स्किन, रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे। तो यदि क्रेस्ट साइन कहें तो ये देखने को मिलता है किसमें? स्क्लेरोडर्मा में। स्किन टाइटनिंग एंड स्किन थिकनिंग। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विजिट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट ऑफ हेमेटेमेसिस मतलब हेमेटेमेसिस मतलब वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है एंड एब्डोमिनल पेन। ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स शुड आस्क अबाउट विच कोमॉर्बिडिटी इन दिस पेशेंट। तो असेसमेंट के टाइम पे आप पूछेंगे कि मरीज को इस प्रॉब्लम के साथ में और क्या बीमारी है। पेप्टिक अल्सर, लिवर सिरोसिस, पेरिटोनाइटिस या फिर लिवर एब्सिस। इमरजेंसी में मरीज आता है, हेमेटेमेसिस का केस है और साथ में एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है। हेमेटेमेसिस हुआ मतलब वॉमिटिंग के साथ में ब्लड भी आए। MSS ब्लड जुड़ जाए कहीं पर भी मतलब ब्लड, MSS जुड़ जाए मतलब वॉमिटिंग, और हीम ब्लड जुड़ जाए मतलब कि ब्लड। तो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन के साथ हो रहा है तो ये चीज़ होगी पेप्टिक अल्सर में। किसमें? पेप्टिक अल्सर है जो उसको साथ में होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज। यदि स्टर्नम हमारी स्टर्नम जिसको आप क्या कहते हैं, जो ब्रेस्ट बोन है वो क्या हो जाए? प्रोट्रूड्यूस हो जाए। प्रोट्रूड्यूस का मतलब होता है कि बल्ज टाइप हो जाए कहीं भी। तो क्या है? पेक्टस एक्सवेक्टम, पेक्टस कार्निएटम, फ्लेयल चेस्ट या फिर वेरल चेस्ट क्या हो गए?
यदि आपकी जो स्टर्नम है प्रोट्रूड्यूस हो जाए, प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड द पैक्टस कार्निएटम। ये देखिए आगे की तरफ हो जाए, देखिए सभी कंडीशन बताई गई हैं। पैक्टस एक्सवेक्टम मतलब जो आपकी ब्रेस्ट बोन है क्या हो जाए, सनकेन इनटू हिजर चेस्ट, मतलब यहाँ पर आपकी जो हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। स्टर्नम आपकी क्या है, ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन कहलाती है। तो यहाँ पर जब पर्सन की ब्रेस्ट बोन क्या हो, सनकेन मतलब झुकी टाइप की हो जाए, लेकिन कार्निएटम में क्या होगा कि एक जो ये दोनों ही बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ आएगी। कार्निएटम में क्या है, बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे जब एज बढ़ती है तब ये दिखाई देगी, तुरंत शुरुआती एज में नहीं दिखेगी उतनी, लेकिन पैक्टस कार्निएटम है जो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, बाहर की तरफ होगी। और एक्सावेक्टम में क्या है, मतलब झुकी हुई टाइप होगी, अंदर की तरफ होगी। नेक्स्ट वन इज, in order to promote surfactant release, the nurse should instruct the patient to perform which of the following option। सर्फेक्टेंट रिलीज को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एज अ नर्स आप अपने पेशेंट को क्या करने के लिए कहेंगे। कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या फिर परस्यूड लिप ब्रीदिंग, क्या करने की सलाह देंगे आप अपने मरीज को। यदि आपके मरीज को सर्फेक्टेंट रिलीज के लिए प्रमोट करना है तो क्या होगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट कम होता है, उसी सर्फेक्टेंट कम होने के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, डेक्सामेथासोन उनको दिया जाता है। लेकिन जब सर्फेक्टेंट को बढ़ावा देना है हमें तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर। यदि कोई गिर पड़ जाए तो सबसे कॉमन जो फेशियल फ्रैक्चर है वो कौन सी हड्डियों में होगा, नेजल बोन में, फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर बोन। तो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है वो होता है नेजल बोन का फ्रैक्चर। कहाँ का, नाक की हड्डियाँ टूट जाना, मतलब कि नेजल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत है जो नया इनिशिएटिव क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्रिएशन ऑफ आशा, ब्लेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी या फिर जननी सुरक्षा योजना। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो अभी नया है वो क्या है, वो है RBS के। ये सभी थोड़ा पहले आए थे कंपेयर टू इसके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एडोलेसेंट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए लाया गया प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एन आशा वर्कर। तो एक आशा वर्कर के लिए सही क्राइटेरिया क्या होगा, वुमेन एज 25 to 35 ईयर्स, रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया विथ एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, वुमेन लीडर फ्रॉम द लोकल पंचायत नगर निगम, रेसिडेंट ऑफ द ब्लेज, वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर्स एंड एजुकेटेड अप टू 8th स्टैंडर्ड, या फिर अनमैरिड वुमेन जिसकी उम्र 20 से 30 साल हो, 12वीं तक पढ़ी हो। आशा वर्कर की क्राइटेरिया में यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 8th क्लास तक को कंसीडर किया जाता है। किसको, 8th क्लास तक के लोगों को। फीमेल होनी चाहिए और उसी गांव की रहने वाली होनी चाहिए, उम्र 25 से 45 साल है जो चल जाएगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में पहले में देखिए कहा है 12वीं तक पढ़ी हुई हो, रूरल एरिया की हो, या फिर दूसरे में कहा लीडर हो, तो ये भी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर आशा वर्कर का जो सही क्राइटेरिया होता है कि 8वीं तक पढ़ी हुई हो, कितना, 8वीं तक पढ़ी हुई हो, 25 से 45 साल की हो, और ख़ास बात है वो वहीं उसी गांव की रहने वाली हो, उसी सेम गांव की रहने वाली हो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन ऑफ अ मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी की रिकमेंडेशन में क्या कहा गया था, सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर विथ 75 बेडेड हॉस्पिटल, मेकिंग चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन विथ अ ट्रेनिंग ऑफ 3 month ड्यूरेशन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन, डीलिंकिंग द मलेरिया प्रोग्राम एक्टिविटीज़ फ्रॉम फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ से, या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलिस्ट सर्विसेज टू सर्व एज अ सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल सर्विसेज। मुदलियार कमेटी, साथ में आपकी चड्डा कमेटी हो गई। तो ये सभी कमेटी आपको एग्ज़ाम में आती हैं। भोर कमेटी सबसे ज़्यादा आती है,
भोर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ये सभी कमेटी आती हैं। बट एज पर जो मुदलियार कमेटी में जो रिकमेंड किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कुछ स्पेशलिस्ट सर्विसेज के थ्रू है जो आगे की तरफ लिया जाए, ताकि अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग जो रीजनल सर्विसेज हैं उनको भी बढ़ावा मिले और प्रमोट किया जाए हेल्थ सर्विसेज को। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथनिंग, मजबूती प्रदान करने के लिए ज़्यादा फोकस किया गया था किस पे, मुदलियार कमेटी में। जो अलग अलग कमेटी हैं इनमें अलग अलग तरीके के हैं जो गोल रखे गए थे। तो यहाँ पर जंगल वाला कमेटी है, तो करतार सिंह कमेटी है, इन सभी कमेटी को अलग अलग तरीके से है जो आपको पढ़ना होगा। ओनली 6 या 7 कमेटी हैं, ज़्यादा नहीं है। उनके चेयरपर्सन कौन थे, किसने क्या काम किया है और किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कमेटी है जो वर्क फ्रंट पे आई। तो यहाँ पर इन कमेटी के आपको मेनली 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। चेयरपर्सन, लॉन्च डेट मतलब कब स्टार्ट की गई, और इनमें क्या क्या चीज़ों को फोकस्ड किया गया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रैकुनालियासिस। क्या है, ड्रैकुनालियासिस इज अ वेक्टर बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है, ग्यानाबॉर्म डिसीज, इंडिया में तो नहीं है, बिफबॉर्म, हुकबॉर्म या फिर एस्केरियासिस। तो ये पैरासाइटिक डिसीज़ है, वेक्टर बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज़ है ये। इसके लिए दूसरा नाम क्या है, ग्यानाबॉर्म डिसीज़। क्या है, ग्यानाबॉर्म डिसीज़। नेक्स्ट वन इज what is the prophylaxis used in HIV AIDS prevention of a parent of child transmission, prevention of parent to child transmission मतलब PPTCT, intervention under the NACP National AIDS Control Program given to HIV positive pregnant women during the labor। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन साफ साफ कहा गया है कि पेरेंट से बच्चे में यदि हमें HIV एड्स को प्रिवेंट करना है, पेरेंट से बच्चे में HIV एड्स को प्रिवेंट करना है, तो HIV एड्स के लिए जो कौन सा है, जो प्रेगनेंसी के दौरान और लेबर के दौरान यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो ड्यूरिंग लेबर है जो उस माँ को क्या देंगे आप, मल्टी ड्रग ARV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ब्लड सेफ्टी इंटरवेंशन होगा, CD4 टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग होगा। CD4 टेस्टिंग मॉनिटरिंग हो चुका तब तो पता चला कि लेडी को क्या है, HIV एड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड सेफ्टी इंटरवेंशन का क्या करेंगे, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे को एड्स होने के, HIV होने के। उस दौरान है जो कौन सी ड्रग यहाँ पर दी जाएगी या फिर कौन सी थेरेपी अपनाई जाएगी, तो वो होती है क्या, ARV थेरेपी, मल्टी ड्रग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यदि आपको पूछें कि माँ अपने बच्चे को फीड कराना चाहती, लैक्टेटिंग मदर है, तब आपको क्या कहना है, निवेरापाइन देनी है माँ को। क्या है, निवेरापाइन देनी है। यदि HIV एड्स की जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या होती है, जिडोविडिन। नाम याद रखिए, क्वेश्चन में आते हैं। जिडोविडिन देना है किसको, HIV एड्स से। लेकिन यदि पर्सन या लेडी है जो अपने बच्चे को फीड कराती है, लैक्टेटिंग मदर है, तब पूछें तब क्या है, निवेरापाइन। ये 2 ड्रग्स एग्जाम में बहुत आती हैं, दोनों यदि ऑप्शन में है, बट कंडीशन रखी जाए माँ फीड कराती है बच्चे को, नर्सिंग मदर है तो निवेरापाइन, यदि नॉर्मल पूछें तो क्या है, जिडोविडिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम 2nd and 3rd डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। यदि बच्चा 2nd और 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर इमीडिएट स्टेप क्या होंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर, प्रोवाइड सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। यदि बच्चा 2nd और 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन में है तो बच्चे को सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन दिए जाएंगे थेराप्यूटिक फूड के साथ में। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जो आपके तुरंत केयर के लिए ज़रूरी हो। यहाँ पर पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा, हेल्थ एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं होगा क्योंकि उसको खाने पीने की ज़रूरत है, ना ही आपकी उस टाइम पे हेल्थ एजुकेट करने की। तो यहाँ पर सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन है जो बच्चे को इमीडिएट प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट वन, एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम इज़ द पॉपुलेशन असिस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट।
CBR के लिए क्रूड बर्थ रेट के लिए कौन सी डेट है जो फिक्स की गई है? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या 30 जून। जैसे फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया जाता है अप्रैल तक, वैसे ही क्रूड बर्थ रेट के लिए एक जो एग्जैक्ट डेट कंसीडर की गई है वो है आपकी क्या? 1 जुलाई। कौन सी? 1 जुलाई। नेक्स्ट वन इज, ये सभी आपके अभी कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, ये हमने बहुत पढ़ी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके जो आगे की जो आपकी क्लासेस होगी मेंबर्स के लिए, जो चैनल मेंबर्स हैं ग्रुप 5 के, उनके लिए वो होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दीजिए सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनता के ऊपर जो पूरी स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी है, जनता की साइंटिफिक स्टडी है, वो जो गिनती की जाती, काउंटिंग की जाती है, वो सेंसस है। लेकिन जो जनता के ऊपर स्टडी की जा रही है वो कहलाती है डेमोग्राफी। अब इस डेमोग्राफिक साइकिल की सेकंड स्टेज कौन सी है? अर्ली एक्सपेंडिंग, हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग या फिर लो स्टेशनरी स्टेज। तो जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, जिन भी लोगों को MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना हो, PDF फॉर्मेट में लेना हो, पेपर हिंदी इंग्लिश में है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।